Hey guys, welcome to the fourth video of classical optimization techniques. That is, in this we will be discussing the requirements for LPP and the assumptions that we will be taking for LPP. LPP is linear programming problem. So before starting with the video, please do not forget to subscribe our channel. And now let's begin. So guys, first of all, we will see the requirements of LPP. That is, what are the requirements in order to make an equation into an LPP. That is कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स की कैसी वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम LPP कैसे लिख सकते हैं. तो पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं. वी शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन which is to be either maximization or minimization type and can be expressed as a linear function of decision variables. हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इट इज गिवन एज z इज इक्वल टू से x1 प्लस 2x2. एक एग्जांपल ले लिया है. ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है. और आप जानते हैं कि अगर ये मिनिमाइजेशन का है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आप इसको मैक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये आपके x1 और x2 डिसीजन वेरिएबल्स है. ये डिसाइड करते हैं कि आपकी z की वैल्यू कितनी आएगी, इसलिए इनका नाम डिसीजन वेरिएबल्स. ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है पूरा. ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया रिक्वायरमेंट. ना दूसरा रिक्वायरमेंट देखते हैं कि द कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशंस. मतलब कि आपका एक कंस्ट्रेंट मान लीजिए दे रखा है x1 प्लस x2 या 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4. ना आप क्या करें, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 4. ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई. ये छोटा था तो हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया तो ये हमारा इक्वल टू 4 हो गया. समझ रहे हो बात को? तो ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. ये हमारा कंस्ट्रेंट था. तो ये लिखा था हमारे इसके अंदर कि दे मस्ट बी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशंस. नाउ तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं भाई अब क्या है. नाउ देयर मस्ट बी एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से आप क्या समझते हैं? मतलब कि एक चीज को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके. तो हमारे पास पहला तरीका है ग्राफिकल. ग्राफिकल से करेंगे सॉल्व. दूसरा है हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड के अंदर भी हमारे पास है दो तरीके, दैट इज द बिग एम मेथड और एक है हमारे पास टू फेज मेथड. और हमारे पास एक और है डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये हमारा शायद थर्ड यूनिट का पार्ट है, सेकंड यूनिट का पार्ट है. ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं. सो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. नाउ अब देखते हैं अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है भाई. नाउ द डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी इंटररिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव. नाउ व्हाट दिस मींस इज, बाय नॉन नेगेटिव वी मीन दैट द x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमारे नॉन नेगेटिव की कंडीशन होती है कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 और x2 जैसे पहले बताया था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए. ये कंडीशन है इसकी. ठीक है, और ये इंटररिलेटेड होने चाहिए. अब इंटररिलेटेड कैसे है? इन कंस्ट्रेंट से ये इंटररिलेटेड है. ठीक है, हमारे पास ये x1 और x2 की इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये आपस में इंटररिलेशन हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, तो ये हमारी इंटररिलेशन भी हो गई और हमारा ये नॉन नेगेटिव है. मतलब कि ये कंडीशन पूरी सॉल्व होनी चाहिए या प्रूव होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया. अब हम देखते हैं फिफ्थ. रिसोर्सेज अवेलेबल या रिसोर्सेज शुड बी इन लिमिटेड सप्लाई. शुड बी इन लिमिटेड सप्लाई. ठीक है, अब इसको एग्जांपल से मैंने समझाया था आपको पहली वीडियो के अंदर या दूसरी वीडियो में कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, सपोज यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इट इनटू द स्टॉक मार्केट. तो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है उसको आप मल्टीपल कंपनीज में इस तरीके से एलोकेट करना चाहेंगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास पैसा इनफाइनाइट है, मीन्स यू हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी. तो मैटर ही नहीं करेगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें या नहीं करें. अगर आपको लॉस भी होता है तो भी आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, प्रॉफिट होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट पैसा है. तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास सप्लाई है किसी भी रिसोर्स की वो लिमिटेड होनी चाहिए. मतलब कि अगर आपके पास 25 लाख है तो 25 लाख ही होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए कि अनगिनत पैसा है आप पे, ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर किसी भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं आप एक्सेप्ट मनी. ओके, सो ये हमारे 5 रिक्वायरमेंट थे. ये रिक्वायरमेंट अगर हमारे सारे वो हो रहे हैं मतलब कि सारी कंडीशंस हमारी प्रूव हो रही हैं और वैलिड हैं तो जो हमारी पर्टिकुलर इक्वेशंस दे रखी होंगी वो एक एलपीपी होंगी. अब हम देखते हैं कि एलपीपी के अंदर हम क्या क्या असम्पशंस लेकर चलते हैं. हमने एलपीपी तो लिख ली, इसकी रिक्वायरमेंट से है. अब उसके अंदर हम क्या असम्पशन लेकर चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं.
पहला है कि प्रोपोर्शनैलिटी, फिर दूसरा है एडिटिविटी, सर्टेनिटी, कंटिन्यूटी एंड फाइनाइट चॉइसेस। तो पहला समझते हैं। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं एडिटिविटी। मान लीजिए कि हमारा एक प्रोडक्ट है उसको 1 घंटा लगता है बनने में, दूसरा प्रोडक्ट है उसको लगता है 3 घंटे बनने में, तो अब टोटल टाइम ऐड करके निकाल सकते हैं, ये होती है एडिटिविटी। तो मतलब टोटल टाइम हमारा दोनों प्रोडक्ट बनने में कितना लगेगा, 4 घंटे का। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं सर्टेनिटी पे। सर्टेनिटी ये होती है कि या तो हमारे को प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा। ठीक है, मतलब कि सॉरी, प्रॉफिट या कॉस्ट हमारे को पता होंगे विद सर्टेनिटी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना होगा और जो हमारा कॉस्ट है वो इतना होगा। तो ये हमारी सर्टेनिटी के अंदर आ जाता है। नाउ अब देखते हैं हम फोर्थ अजम्पशन, दैट इज द कंटिन्यूटी, दैट इज द डिसीजन वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस। मतलब कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2 वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, जो कि होते हैं। These decision variables are always continuous. That is why we are able to solve the linear programming problems. ठीक है, तो हमारा ये सेटिस्फाइड रहता है। नाउ फाइनाइट चॉइसेस इससे सिमिलर है, जो उसका फिफ्थ रिक्वायरमेंट था कि रिसोर्सेज शुड बी इन लिमिटेड सप्लाई। ऐसी हमारी फाइनाइट चॉइसेस हैं कि अज्यूम दैट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल। जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही होना चाहिए, तभी आप उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अगर कोई भी चीज इनफाइनाइटली अवेलेबल है तो उसका या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स थी, ये हमारे 5 असम्पशंस थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आप रिक्वायरमेंट्स बताइए, असम्पशंस बताइए, इसको अपनी कॉपी या फिर रजिस्टर में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जितनी भी मैं लिख रहा हूँ चीजें। ठीक है, तो ये आपके असम्पशंस हो गए और ये आपके रिक्वायरमेंट्स हो गए। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो फिर आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आपको अच्छी भी लगी है वीडियो, बहुत मजा आया, समझ आई है, तो आप वाव लिख सकते हैं, कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं जो आपको लगा हो वीडियो के अंदर। ठीक है, so guys, this is it for this video, and do not forget to subscribe my channel and follow me on LinkedIn, and the link will be in the description below. And this is it for this video. See you in the next one.